हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 15 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले का जो पार्ट है, पार्ट 14 में हमने इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टार्ट करी थी और हमने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ी थी जो थी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमने उस वीडियो में समझा हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को एज अ करंट लायबिलिटी और एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस तरह से ट्रीट करते हैं, और साथ में हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2। अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड का पॉइंट भी आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा समझें ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग क्या है। आप सब जानते होंगे कि डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। ध्यान से समझिए, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। इस चैप्टर में डिविडेंड से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है उसमें इंटरम डिविडेंड और सेकंड है प्रपोज्ड डिविडेंड। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरम डिविडेंड। काफ़ी बार जो है वो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इंटरम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड दो सेम चीज़ें हैं या दो अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान रखिए, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी इस चैप्टर में अलग अलग ही करना पड़ता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरम डिविडेंड। अब इंटरम डिविडेंड क्या होता है? वो डिविडेंड जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले ही पे कर देते हैं, या वो डिविडेंड जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उसे हम बोलते हैं इंटरम डिविडेंड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरम डिविडेंड का पॉइंट आएगा आपको उसे 2 जगह पर एडजस्ट करना होगा। आपको इसे 2 टाइम्स एडजस्ट जो है वो करना होगा। अब चलिए समझते हैं हमने इसे कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको इसे शो करना है अंडर नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाइल कैलकुलेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं तब हम इंटरम डिविडेंड को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं अंडर नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम इसे ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, इट मीन्स ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और हम इसे डेबिट साइड पर शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए ये हमें हमारे प्रॉफिट्स में नहीं चाहिए। हमें इसे प्रॉफिट से बाहर निकालना है। हमने पहले डेबिट किया है, इट मीन्स हमने इसे पहले माइनस किया है। अब अगर हमें इसे प्रॉफिट से बाहर निकालना है तो हमें इसे ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। वही हमने यहाँ पर किया है जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है, हमें इसे शो करना है एप्लीकेशन साइड पर जब हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमने डिविडेंड पे करना है। पे करेंगे इट मीन्स बिजनेस में से कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा किसी चीज़ का, तो हमें इसे जो है वो एप्लीकेशन साइड पर शो करना है। अब यहाँ पर अमाउंट्स क्या फिल करनी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एक ही अमाउंट गिवन होगी और वही आपको दोनों जगह पर लिखनी है। सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा है इंटरम डिविडेंड पेड ₹20,000, तो आपको 20,000 ही जो है वो नॉन ऑपरेटिंग में लिखना है जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, और 20,000 ही आपको जो है वो एप्लीकेशन साइड पर शो करना है। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट भी बनाया हुआ है। ये फर्स्ट फॉर्मेट है जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट होगा क्लोजिंग बैलेंस, वो हमने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद हमने ऐड करने हैं नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के नीचे लिखना है इंटरम डिविडेंड। उसकी अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन फंड इनकम है वो लिखनी है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस। फिर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा आइदर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस।
उसके बाद जब हम इसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में शो करेंगे तब हम उसे यहाँ पर एप्लीकेशन साइड पर शो करेंगे डिविडेंड पेड, और यहाँ हम उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। बस आपको यही जो है वो इसकी एडजस्टमेंट करनी है दोनों जगह इंटरम डिविडेंड की। अमाउंट जितनी आपने लिखनी है दोनों जगह पर वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। आपको खुद से कोई अमाउंट इंटरम डिविडेंड के लिए कैलकुलेट नहीं करनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में। अब सेकंड पॉइंट आता है प्रपोज्ड डिविडेंड का। प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या मतलब होता है? वो डिविडेंड जो हमने नेक्स्ट ईयर अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है वो हमें आज ही प्रपोज करना पड़ता है। अगर हम आज प्रपोज करेंगे डिविडेंड तभी हम नेक्स्ट ईयर में उसे पे कर पाएंगे अपने शेयर होल्डर्स को। इन शॉर्ट हम एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमने इतना डिविडेंड जो है वो नेक्स्ट ईयर अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है। जितनी अमाउंट नेक्स्ट ईयर पे करनी है उसकी हम आज एक प्रोविज़न जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के भी दो ट्रीटमेंट होते हैं। हम इसे एज अ करंट लायबिलिटी भी ट्रीट कर सकते हैं और एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके जो दोनों ट्रीटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले एज अ करंट लायबिलिटी। एज अ करंट लायबिलिटी प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर हम प्रपोज डिविडेंड को एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर जो है वो एडजस्ट करेंगे और कहीं भी हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसका ट्रीटमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम इसे एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें तो इसे हमें दो जगह पर एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले हमें इसे शो करना होगा नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं? हमने प्रोविज़न क्रिएट की है। प्रपोज डिविडेंड जब हम डालते हैं तब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करते हैं। मीन्स हमने इसको माइनस किया हुआ है पहले, ठीक है, लेकिन हमें ये प्रॉफिट में नहीं चाहिए क्योंकि हमने प्रोविज़न क्रिएट की है, एक्चुअल में अभी पे नहीं हुआ है। तो अगर कुछ भी पे नहीं हुआ है तो इट मीन्स बिजनेस में से किसी भी तरह का फ्लो नहीं हुआ है, तो ये एक नॉन फंड आइटम्स की कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए हमें जो है इसे प्रॉफिट्स में से बाहर निकालना है, इसलिए अब हमें इसे जो है वो ऐड करना होगा। हम इसे ऐड करेंगे हमारे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के टाइम पर। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है हमने क्या प्लस किया है क्या माइनस किया है तो आप पार्ट 6 ज़रूर देखें फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। दूसरा पॉइंट, हम इसे शो करेंगे एप्लीकेशन साइड पर इन स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में, क्योंकि हमने जो है वो ये डिविडेंड पे भी करना है। सो जितना डिविडेंड पे होगा वो हम एप्लीकेशन साइड पर शो करेंगे। अब जो यहाँ पर दोनों अमाउंट्स हमने लिखनी है वो हमें पहले अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है प्रपोज डिविडेंड का, तभी हम यहाँ पर जो है वो अमाउंट्स फिल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंट कैसे बनता है। इसका अकाउंट बिल्कुल सेम है जैसे हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का प्रिपेयर करते हैं, बस नेम चेंज हो गया है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से प्रपोज्ड डिविडेंड। सबसे पहले देखिए आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर का जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है करंट ईयर का, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आपको डेबिट साइड पर लिखना होता है टू बैंक पेड, आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है पेड वर्ड, और क्रेडिट साइड पर आपको लिखना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। मेड वर्ड भी आपको जो है वो ब्रैकेट में मेंशन करना है।
सिर्फ और सिर्फ प्रपोज डिविडेंड के अकाउंट में यही 4 चीज़ें आती हैं। इनके अलावा हम और कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नोट डाउन नहीं करते हैं। अब जो हमने यहाँ पर लिखा है टू बैंक पेड, इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर पिछले साल हमने जो डिविडेंड प्रपोज किया होगा उसकी हमने इस साल पेमेंट कर दी है। जो डिविडेंड हमने लास्ट ईयर प्रपोज किया होगा हमने इस साल उसकी पेमेंट कर दी है। और जो हमने क्रेडिट साइड पर लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, इसका मतलब होता है कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एक नई प्रोविज़न क्रिएट की है जो हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है ये जाएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में, जिसे हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो ये टू बैंक पेड है ये जाएगा एप्लीकेशन साइड पर, जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स प्रिपेयर करेंगे। आपको जो है वो दोनों में से टू बैंक पेड और बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड में से एक अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको उसे फिल कर देना है और जो दूसरी अमाउंट होगी वो आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो मिल जाएगी, जैसे हमने कल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के पॉइंट में समझा था। चलिए इसका एक हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमें बैलेंस शीट में से कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2010 और 2011 की बैलेंस शीट गिवन है, हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड के बैलेंसेस गिवन हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन हैं। और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 रुपीज़। हमें बताना है सोर्सेज और एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अगर हम प्रपोज डिविडेंड को एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। अगर आप इसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहीं पर आएगा जब हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर करते हैं, और कहीं भी हमें इसे नहीं लिखना है या इसकी कहीं और एडजस्टमेंट नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। क्वेश्चन में अगर करंट एसेट्स होंगे तो वो हम उन्हें यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ के अंडर हम लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड को। सबसे पहले चलिए अमाउंट फिल कर लेते हैं। हमारे पास 2 ईयर्स हैं, 2010 और 2011। 2010 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है, इट मीन्स प्रीवियस ईयर, और 2011 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर है, इट मीन्स हमारा करंट ईयर। अमाउंट्स फिल कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 50,000 और करंट ईयर की अमाउंट है 70,000। अब पहले 50,000 थी प्रोविजन, अब 70,000 की है, इट मीन्स हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। अमाउंट आएगी जितनी इन दोनों में डिफरेंस होगा, 50,000 माइनस 70,000 इक्वल टू 20,000। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि अमाउंट मैंने डिक्रीज कॉलम में किस तरह से लिखी है तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखें, आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट था अगर हम इसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि अगर हम इसे एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सारे फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अगर हमने एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रपोज डिविडेंड को ट्रीट करना है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हैं हमें गिवन है 3 लाख और ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमें गिवन है 2 लाख। अब हम इसे अपने फॉर्मेट में फिल कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस फिल कर लिए हैं। अब हमने जो है वो ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड को। हमने इसे ऐड क्यों करना है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम अमाउंट कितने फिल करेंगे वो हमें पता लगेगा जब हम इसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए पहले इसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट में सबसे पहले आपको लिखने हैं बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये आपका ओपनिंग ईयर का बैलेंस है
और टू बैलेंस कैरी डाउन जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। आपने कितना डिविडेंड जो है वो पे कर दिया है। जो डिविडेंड हम पे करते हैं उसे हम डेबिट साइड पर लिखते हैं टू बैंक पेड। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000। अब हमें यहाँ से एक अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड, वो हम एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप कीजिए 50,000 प्लस 70,000। मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, ये आ गया 1,20,000। अब आप इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दीजिए, माइनस 50,000, ये आ जाएगा 70,000। 70,000 जो है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट कर ली है। अब ये अमाउंट जो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड ये जाएगी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में, और जो ये टू बैंक पेड है ये जाएगी एप्लीकेशन साइड पर, जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब हम इन्हें फिल कर लेते हैं। 70,000 जाएगी यहाँ पर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में, यहाँ पर एक ही अमाउंट थी 70,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए अब 3 लाख प्लस 70,000, 3 लाख प्लस 70,000 माइनस 2 लाख, यह आ जाएगा 1,70,000। ये अमाउंट है हमारी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ये अमाउंट हमारी नेगेटिव में आती तो हमने लिखना था फंड्स लॉस इन ऑपरेशंस। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। ये जो टू बैंक पेड है डिविडेंड ये जाएगा एप्लीकेशन साइड पर। डिविडेंड पेड 50,000, इट मीन्स डिविडेंड पेड इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसके बाद जो हमने कैलकुलेट किया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस वो जाएगा सोर्सेज वाली साइड पर। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस ये आ गया 1,70,000। यहाँ हमारा बैलेंस टैली नहीं करा है क्योंकि हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, हमने सिर्फ उसका एक पॉइंट सॉल्व किया है। और क्वेश्चन में हमें पूछा था कि हमें बताना है सोर्सेज क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं, वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, ये भी प्रपोज्ड डिविडेंड से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन था कि हमने कितना डिविडेंड जो है वो इस साल पे कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कई बार हमने कितना डिविडेंड पे किया है या कितना प्रपोज किया है उसकी अमाउंट गिवन नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, तो अब सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो आपने लिखना है उसे नोट डाउन कर लें। टू बैंक पेड और बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो बैलेंसेज हैं उनकी साइड चेंज कर देनी है। जो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है, जो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है उसे आपको ले जाना है डेबिट साइड पर। ये 50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और कैरेट डाउन का जो बैलेंस है वो आपको ले जाना है क्रेडिट साइड पर। मैंने यहाँ लिख दिया 70,000, और फिर हम टोटल लिख लेंगे यहाँ पर 1,20,000। ऐसा आपको तभी करना है अगर आपको क्वेश्चन में कितना हमने पे किया है या कितना प्रपोज किया है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस बैलेंसेस को आप शिफ्ट कर दीजिए दूसरी साइड्स पर और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें प्रपोज डिविडेंड को कैसे ट्रीट करना चाहिए, करंट लायबिलिटी या एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप हमेशा याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन में हमने कितना डिविडेंड पे किया है, हमने कितना डिविडेंड पे किया है या कितना प्रपोज किया है, अगर उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको उसे एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करना है, फिर आपको उसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस गिवन है
और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड के बारे में कोई पॉइंट नहीं बताया है, फिर आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एज अ करंट लायबिलिटी और एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट गिवन है तो आपको उसे एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिविडेंड का पॉइंट समझा। डिविडेंड का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल भी छोड़कर मत जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट करेंगे सॉल्व, जिसमें हम समझेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, अगर ये गिवन ना हो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये समझेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।